नफीस के बारात घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। सुनिए पुलिस इस कार्रवाई पर क्या कह रही है। बीडीए के द्वारा ड्राइव हो रही है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। बाकी जानकारी बीडीए के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो लाइन ऑर्डर की इशू के लिए पर्याप्त फोर्स लगी। तो बड़ी और अहम बात यह है कि रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त कार्रवाई क्या चल रही है। रवीश, ये बताइए कि क्या कार्रवाई हो रही है अभी, और आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि एक बुलडोजर चल रहा है। जी देखिए अजीत, ये आप देखिए तीन बुलडोज़र यहाँ पर डॉक्टर जो नफीस खान है, तौकीर रज़ा के जो सहयोगी हैं, उनकी ये बेनामी संपत्ति थी और इस पर आज देखिए कि बड़ा बैंक्वेट हॉल है, इसके ऊपर में तीन बुलडोज़र यहाँ पर चल रहे हैं और आज तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुके हैं इस बुलडोज़र की कार्रवाई को शुरू हुए। और आज बरेली में 2 जगहों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। सबसे पहली जो कार्रवाई हुई है वह सैलानी बाजार में हुई है और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जखीरा के पास में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल यहाँ पर नफीस खान से जुड़े हुए लोगों का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें नफीस खान जो है उनकी ये बेनामी संपत्ति है। हालांकि संपत्ति किसी दूसरे के नाम से है, लेकिन पैसा इसमें नफीस खान का लगा हुआ है, तो इसी के चलते इस संपत्ति को बुलडोज किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है और बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है। अब तक 260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियों को सील किया गया है और ये उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि ई रिक्शा गोडाउन पर बुलडोजर चले थे, वो मोहसिन रजा से जुड़ी हुई संपत्ति बताई जा रही थी और आज यहाँ पर नफीस खान से जुड़ी हुई संपत्ति पर बुलडोजर चला है। चलिए रवीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रवीश से बता रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और आपको बता दें कि इससे पहले बरेली के सैलानी बाजार में कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मिश्रित आबादी वाले इस इलाके के ज्यादातर जो दुकानें वो मुसलमानों की हैं, दुकानों के बाहर लगे अवैध छज्जे हटाने के लिए कार्रवाई की गई। इस वक्त सकलेनी मार्केट में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बुलडोज़र है वो चल रहा है, भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस है और ये जो बाज़ार है ये अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। 2 बुलडोज़र हैं और ये देख सकते हैं इन दोनों बुलडोज़र में यहाँ पर देखिए बरेली में बुलडोज़र का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्ततम बाज़ार है। दूसरी साइड में भी दिखाएं, काफ़ी व्यस्ततम बाज़ार है और पूरा अमला यहाँ पर जो प्रशासनिक है वो जुटा हुआ है। 2 बुलडोज़र जो है वो क्लियर करते हुए ये दुकान के आगे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बरेली के लोग कह रही, बरेली जाने की कोशिश कर रहे कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को फिलहाल रोक दिया गया है। बरेली जा रहे कई समाजवादी पार्टी नेताओं को रोका गया है और ये रोका है पुलिस प्रशासन ने। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरिंद्र मलिक को वापस दिल्ली भेजा गया है। उधर लखनऊ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घर से बाहर निकलते ही रोक लिया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, वो भी बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे। और आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आई, आपको दिखाते हैं। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर पुलिस को उस समय भारी मशक्कत करनी पड़ी जब बरेली जाने की कोशिश कर रहे सपा सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को यूपी में घुसने से रोक लिया गया। कैराना के सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद्र मलिक को पुलिस ने वहीं से वापस भेज दिया। इस दौरान सांसदों की पुलिस से बहस भी हुई। उधर लखनऊ में विपक्ष के नेता और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे भी बरेली जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, गेट पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बरेली जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। उनके घर आधी रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है। पिछले साल नवंबर में संभल में हुई हिंसा में भी जियाउर रहमान आरोपी हैं। पुलिस को आशंका है कि सपा सांसदों को इस समय अगर बरेली जाने दिया गया तो वहाँ तनाव भरी शांति में फिर से खलल पड़ सकता है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सांसदों को लेकर के
जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट क्या कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप देखिए, उधर समाजवादी पार्टी के सभी सांसद बरेली जाने से रोके जाने पर काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि यूपी सरकार बरेली के हालात उनसे छुपाना चाहती है, इसलिए वहां नहीं जाने देना चाहती है। ये बरेली में जो इन लोगों ने जायजती की है, जो जुल्म किए हैं वहां के नागरिकों के साथ, वो उसको छुपाने के लिए, उसकी सत्यता कोई जान ना पावे, इसके लिए हम लोगों को रोक रहे हैं, नहीं जाने देना चाहते। और हम जो वहां पर जाति हुई है पुलिस द्वारा बरेली में, हम उस जाति को देखना चाहते हैं, अपने उन लोगों के पीड़िता, उन लोगों की हमदर्दी जानने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के एनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बाबा जा पाएंगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देख रहे हो, जाने दे रहे हैं। संभावना तो नहीं लग रही। अब अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे आज से 8 बजे रात तक। और आइए बरेली के बाद आपको संभल लिए चलते हैं। संभल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप ये देखिए, संभल में अवैध मस्जिद पर हाई कोर्ट से झटका लगा है। और आपको बता दें कि मस्जिद गिराने को लेकर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया। यह मस्जिद अवैध तौर पर खाद रखने के गड्ढे को पाट कर बनाई गई है और इसीलिए इस पर कार्रवाई हो रही थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। यूपी के संभल में अवैध तरीके से बनी ये मस्जिद 2 अक्टूबर को ही गिरा दी जाती अगर मुस्लिम पक्ष को इसे खुद गिराने के लिए 4 दिन की मोहलत ना मिली होती, जबकि अवैध बारात घर उसी दिन गिरा दिया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अवैध निर्माण गिराने के बजाय हाई कोर्ट चला गया, वहां भी कोई राहत नहीं मिली। छुट्टी के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर कहा कि मुस्लिम पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपील करे। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को भी हाई कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की थी। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया और इसके लिए 2 अक्टूबर और दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया, जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। बारात घर तालाब की जमीन को पाट कर बनाया गया था, जबकि अवैध मस्जिद खाद रखने के गड्ढे को पाट कर बनाई गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बिग न्यूज। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में हुए शामिल। पीएम मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं से जुड़ी 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शुभारंभ। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आजकल कुछ लोग जननायक पद को भी चोरी करने में लगे हैं। छठ पूजा शुरू होने से पहले आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बोट से यमुना नदी का जायजा लिया। अधिकारियों को छठ व्रतियों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया। शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड में शामिल हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन, बड़ा सवाल है। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, मध्य प्रदेश के कफ सिरप से मृतकों की जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ गई है। अभी तक आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश में बच्चों की संख्या बढ़कर 12 हो सकती है। उधर राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत हुई है। आशा कार्यकर्ता इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है और बड़ा सवाल यह कि मौत का जिम्मेदार कौन है। एक रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं और आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये मध्य प्रदेश के वो नौनिहाल हैं जिन्हें 24 अगस्त के बाद उनके परिवार खोते चले गए। आरोप है कि अधिकतर बच्चों ने कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पिलाए जाने के बाद दम तोड़ दिया। ऐसे बच्चों की आधिकारिक संख्या अभी 9 बताई गई है। कफ सिरप से पहले बच्चों की मौत का मामला 24 अगस्त को
छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में सामने आया था। उसके बाद कई बच्चों को परासिया अस्पताल से छिंदवाड़ा और फिर वहां से नागपुर के बड़े अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। नागपुर में अब भी 6 बच्चों का इलाज चल रहा है। 2 बच्चे डायलिसिस पर हैं और 4 वेंटिलेटर पर हैं। 24 अगस्त से अब तक 1.25 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब जाकर कोल्ड ड्रिप सिरप पर पाबंदी लगाई गई है। ये दवाएं जबलपुर के स्टॉकिस्ट के जरिए बेची गयी। चिंता की बात यह है कि जबलपुर से ही ये दवाएं आदिवासी बहुल जिलों मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में सप्लाई होती हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कफ सिरप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर कफ सिरप पर पाबंदी लगाई गई है। कोल्ड ड्रिप सिरप पर हाई ड्राई इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा 1% से ज्यादा पाई गई। कोल्ड ड्रिप सिरप के स्टॉक को जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। अभी तक छिंदवाड़ा में ही कोल्ड ड्रिप की सप्लाई की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के कंट्रोलर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दिनेश कुमार मौर्य ने यह जानकारी दी है। और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कफ सिरप मामले से मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सुनिए जरा। जो सिरप के बारे में विपरीत प्रभाव की जानकारी मिली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसे तुरंत बैन कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक और बड़ी खबर कफ सिरप से जुड़ी हुई आपको बता दें। मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मिलने के बाद तमिलनाडु में भी इसे बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तमिलनाडु में भी नहीं बिका, थोक रिटेल दुकानों पर भी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। एफडीए ने जांच के बाद कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दिया है। थोक और रिटेल दुकानों से सिरप स्टॉक फ्रीज कर दिए गए हैं। कोल्ड ड्रिप सिरप को तमिलनाडु के कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मा बनाती है। कंपनी को स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु एफडीए की जांच में कोल्ड ड्रिप सिरप में डीईजी की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली। तमिलनाडु एफडीए ने कफ सिरप को बच्चों के लिए हानिकारक बताया है। और बड़ी बात यह है कि कफ सिरप में जिन डीजी और ईजी के मिलावट की बात हो रही है, समझ लेते हैं कि आखिर ये केमिकल है क्या जिससे ये खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल डीजी का मतलब होता है डाई एथिलीन ग्लाइकोल और ईजी का मतलब होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हैं जिन्हें एंटीफ्रीज पेंट प्लास्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं को बनाने में इस्तेमाल इनका नहीं किया जाता। इनके इस्तेमाल से किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इसके इस्तेमाल से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को रहता है। 2002 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में ऐसे ही सिरप के इस्तेमाल से 70 बच्चों की मौत की खबर आई थी। WHO 2022 में ऐसे सिरप को दुनिया भर में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत से जोड़ा था उसने, और यह बताया था कि यह बच्चों के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की 4 क्राइम की बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस ने ओडिशा समाज ट्रस्ट के कार्यालय में हुई 25 लाख के रुपए की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। मामले में पुलिस की पूछताछ चल रही है। असम के गोलाघाट में अज्ञात व्यक्तियों ने कई घरों में आग लगा दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक की हत्या कर वीडियो बनाने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश के दोनों पैर में गोली मारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, जमकर चले लात घुसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांग की है। क्या मांग की है आपको बताते हैं। वोटिंग में पर्चे वाली कहा है कि वोटिंग के दौरान पर्दे वाली महिलाओं की जांच हो। महिला सुरक्षाकर्मी चेकिंग करें। वोटर आईडी से चेहरा जरूर मैच कराएं। लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। और बिहार के बाद अब दिल्ली की खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इस बाबा से जुड़ी हुई है। अश्लील बाबा का तिलिस्म लगातार जारी है।
दिल्ली में लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद को लेकर ये बड़ी खबर। चैतन्यानंद के पास पीएमओ की फेक आईडी बरामद हुई है। पीएम सलाहकार टीम का हिस्सा बताता था खुद को बाबा। पुलिस जांच में पता चला है कि ये फेक आईडी रखता था। वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार बताता था। कई नामी ग्रामी हस्तियों और मुख्यमंत्रियों के साथ चैतन्यानंद की फर्जी तस्वीरें मिली हैं। बाबा के पास गाड़ियों के 10 फर्जी नंबर प्लेट भी मिले हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर बाबा किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था। दिल्ली के अश्लील बाबा चैतन्यानंद के फर्जीवाड़े की पोल हर रोज खुल रही है। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि चैतन्यानंद के पास पीएमओ का एक फर्जी पहचान पत्र भी था। वो खुद को प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन का सदस्य बताता था। इसके जरिए वो अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करता था। कई नेताओं के साथ चैतन्यानंद की फर्जी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ उसने फोटोशॉप कर अपनी तस्वीरें लगाई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट कल ही चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। चैतन्यानंद को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक जेल में बाबा ने पहली रात जागकर काटी।